हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सवाल, और इन सवालों पे डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। टॉपिक आज का अकाउंटिंग का है। स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आप सवालों में खो जाएंगे। तो आइए फटाफट से अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो एवी स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज है आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। अगर आप स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस और पीवाई क्यूज भी करना चाहते हैं, तो आप लीजिए हमारा मास्टर कोर्स, जो कि काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको केवल प्रैक्टिस करना है तो आप टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, और आपको पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारा पीवाई क्यूज का कोर्स अलग से भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Which of the following statements is incorrect for amalgamation in the nature of merger? दो तरीके के अमलगमेशन होते हैं जी। एक इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है और एक होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर आपका मर्जर की नेचर का है तो उसकी कुछ कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। तो आपसे इनकरेक्ट कंडीशन यहां पे पूछ रहे हैं। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। बिल्कुल जी, सारे एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाते हैं। Shareholder of the transferer company need not become equity holders of the transferee company। देखो, अगर मर्जर हो रहा है, आप एक दूसरे के अंदर समा रहे हैं। मर्जर में आपको हमेशा बोलता हूं शादी की तरह होता है, जिसमें दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यार, शेयर होल्डर्स जो है ना, एटलीस्ट 90% फेस वैल्यू के नई कंपनी में आने जरूरी होते हैं इस केस में। और इसीलिए ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन कैश में केवल फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए दे सकते हो, बाकी इक्विटी शेयर्स में दी जाएगी। बिल्कुल सही है। बिजनेस जो है उसे भी कैरी फॉरवर्ड करती है हमारी नई कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी। ये भी सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Arrange the following in the correct sequence in which they are computed for determining the net cash from operating activities as per AS3 revised। तो आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें सबसे पहले आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं, उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करते हैं? आप अपने नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नेट प्रॉफिट ही आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इस नेट प्रॉफिट में आप एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। आप नॉन ऑपरेटिंग चीजों की एडजस्टमेंट्स कर देंगे, नॉन कैश चीजों की एडजस्टमेंट कर देंगे। तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसमें आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस को प्लस माइनस कर देंगे तो आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। आप इसमें से माइनस कर देंगे अपना टैक्स, तो आपका कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। तो जनाब, यहाँ पे आपकी जो सीक्वेंस बनेगी दैट इज गोइंग टू बी DACB, और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इन डेज आपको मैच करना है बेसिकली यहाँ पर। तो सबसे पहले और सबसे आसान तो आप मैच कर लीजिए आपका इंड AS7। इंड AS7 किससे जुड़ा हुआ है? इंड AS7 आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से जुड़ा हुआ है। तो ए तो आपका 4 से मैच होगा, तो 2 और 4 में से ही कोई आंसर हो सकता है। इसके बाद आपका इंड AS24 है। इंड AS24 आपका जुड़ा हुआ है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। इंड AS36 है, ये आपका इंपेयरमेंट ऑफ एसेट से जुड़ा हुआ है। और इंड AS 110 है, जो कि आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसके अंदर आपकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन अप्रोचेस हैं, और उनके प्रोपाउंडर से आपको उनको मैच करना है जी। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच आपको दे रखी है जी। हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे आप ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करेंगे, और ये वाली अप्रोच आपको किसने दी है? ब्रमोल्ट, फ्लेमोल्ट्स एंड पाइल ने। तो ये सबसे बेसिक अप्रोच रहती है, तो ये बिल्कुल 1 से ही मैच होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच ये किसने दी है? ये आपको दी है हिकमैन एंड जोन्स ने। ये अप्रोच कहती है कि आप देखो ह्यूमन रिसोर्स को अल्टरनेटिवली आप कहां पे डिप्लॉय कर सकते हो, क्या वैल्यू निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, इसमें आप स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हो, और ये आपकी डेविड वॉटसन ने दी थी, तो 3 से मैच हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग मॉडल, इसमें देखते हो ह्यूमन रिसोर्स कितना फ्यूचर में कमा कर देगा, उसके बेसिस पे आज की उसकी वैल्यू निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। और ये आपकी लेवन श्वार्ट्स ने दी थी। तो यार बिल्कुल सीधी सीधी मैचिंग है आपकी, और ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। The break-even point expressed in amount of sales in rupees of X Limited having selling price of rupees 20।
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹14 एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹7,92,000 इज। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और ध्यान में रखिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालना है जी वो रुपीस के अंदर निकालना है। तो रुपीस के अंदर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला रहता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर पीवी रेशो। तो यार फिक्स्ड कॉस्ट तो इस केस में हमें क्लियरली दे रखी है 7,92,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है। पीवी रेशो कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई 6 रुपए की। पीवी रेशो कैसे निकालोगे? 6 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो ये आपका कितना हो गया रेशो? ये रेशो कितना हो गया? 30% का रेशो हो गया ना, 30% का हो गया। तो डिवाइडेड बाय 30% कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ये आपका 26,40,000 निकल कर आने वाला है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन आपको दे रखे हैं। असर्शन है माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी एट्रीब्यूटेबल टू इंटरेस्ट व्हिच इज हेल्ड बाय द आउटसाइडर्स। तो जनाब होता क्या है, आपकी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी रहती है। तो होल्डिंग कंपनी के पास लेट सपोज सब्सिडरी कंपनी के 90% शेयर्स हैं, तो 10% जो शेयर नहीं है उसे बोला जाता है माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, कि बाकियों का कितना इंटरेस्ट है इस सब्सिडरी में। Reason: minority interest should be presented in the consolidated balance sheet as a part of equity of the parent shareholder. अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। आप इसे अपनी इक्विटी का पार्ट नहीं दिखा सकते, ये आपकी इक्विटी नहीं है, ये बाहर वालों का हिस्सा है। तो अपना पार्ट कैसे बना लें इसे? तो रीजन गलत है, असर्शन आपका सही है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट बट आर इज नॉट। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग यहां पे करनी है हमें। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तो बहुत ही आसान है, ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपका होगा, A4 से मैच हो जाएगा। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन व्हिच एसोसिएटेड रेवेन्यू इज अर्न्ड। तो जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू लिया उसी पीरियड में एक्सपेंसेस लिखो। दिस इज क्लियरली योर मैचिंग कंसेप्ट, बी आपका 3 से मैच होगा। एसेट्स आर नॉट शोन एट देयर करंट रियलाइजेबल वैल्यू, एसेट्स को आप अपनी जो रीसेल वैल्यू है उस पे नहीं दिखाते हो, उसकी जो एक्विजिशन की कॉस्ट होती है उस पे दिखाते हो। और हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट भी है और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी है। एक बार ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जिस चीज के लिए आपने कोई पैसा पे नहीं किया वो आप किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते हो, जिसके लिए आपने कोई कॉस्ट इनकर किया वही रिकॉर्ड करते हो। सो दैट इज एज पर दी कॉस्ट कंसेप्ट। तो फिर आप अपने सी को 2 से ही मैच कर दो, क्योंकि सी में शायद 1 और 2 दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, बट अगर आप डी को पहले मैच कर लेंगे तो इजीली मैचिंग हो जाएगी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। A, B, and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. A died on September 15, 2025. A की मृत्यु हो गई. At that time, the capital of B and C after all the adjustments were 3,56,000 and 2,44,000 respectively. B and C decided to adjust their capitals according to their new profit sharing ratio by opening the current accounts. The new capital of B is. अब देखो जी यहाँ पे ए बी और सी 4:3:2 की रेशो थी। अब ए तो चला गया, बी और सी अपनी पुरानी रेशो ही कंटिन्यू करेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है 3:2 कंटिन्यू करेंगे। इनकी जो कैपिटल थी 3,56,000 और 2,44,000, यानी कि टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो गई? यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो 6 लाख की टोटल कैपिटल हो गई। तो 6 लाख की कैपिटल को 3:2 में डिवाइड करना है जी। बी की कितनी हो गई? बी की हो गई 3/5, यानी कि ये आपकी 3,60,000 की जो कैपिटल है वो यहाँ पे बनेगी। बी की जो कैपिटल है एज पर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3,60,000 होगी। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है आपको वो बतानी है। मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी अंडर एनी लॉ, ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। वाउचिंग इज कंसर्न्ड ओनली विद द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, वाउचिंग आप बैलेंस शीट की नहीं करते हैं, वाउचिंग आप अपने इनकम्स वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह की करते हैं, तो ये वाली तो गलत है। Section 148 of the Companies Act 2013 has made cost audit mandatory for some limited companies. तो बिल्कुल जी सेक्शन 148 cost audit का ये सही है। Objective of vouching is to satisfy the auditor as to existence, ownership, possession, completeness, valuation and disclosure of the items mentioned in the balance sheet. तो फिर से गलत है, क्योंकि वाउचिंग आपका P&L के आइटम से जुड़ा होता है, बैलेंस शीट के आइटम से आपका वेरिफिकेशन जुड़ा होता है, तो ये वाला भी गलत है।
Independent financial audit has been made compulsory for many entities established under respective acts. तो ये वाला सही है. बी और डी हमारे इनकरेक्ट हैं, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3. Which of the following types of audit report is issued when the auditor concludes that financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework? तो बताइए कौन सी ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी जब ऑडिटर कह रहे हैं कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बनी हुई है, आपने प्रॉपर फ्रेमवर्क को कंप्लाई किया हुआ है. ऑप्शंस है ऑडिट रिपोर्ट विद एम्फोसिस ऑफ मैटर, क्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट या फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट. तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है तो ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देगा या फिर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट यहां पे दे देगा जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4. असर्शन और रीजन यहां पे आपको दे रखे हैं. असर्शन कह रही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी नेगेटिव इफ एक्चुअल सेल्स आर लेस देन ब्रेक इवन सेल्स. देखो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाता है, यानी कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है इट इज इक्वल टू योर कंट्रीब्यूशन, ये बराबर हो जाते हैं. अगर आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन लेवल से नीचे है, इट मींस कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और इसका मतलब है कि आप लॉसेस जो है वो इनकर कर रहे हैं. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पे बिल्कुल नेगेटिव होगा अगर आपकी एक्चुअल सेल्स आर लेस देन ब्रेक इवन सेल्स. नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस लॉसेस इक्वल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन. ये वही चीज है जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था. तो असर्शन से ही रीजन निकल कर आ रहा है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है और बिल्कुल सही है और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल for actual production minus actual quantity of the material at standard price is going to be known as. इसको क्या बोलने वाले हो? तो क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो मटेरियल यूजेज वेरिएंस की यूजेज हमारा कितना होना चाहिए था और कितना मटेरियल का यूज वास्तव में हुआ. सो करेक्ट आंसर क्लियरली यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. Price earnings to growth ratio, PEG ratio, Elkman's Z score, return on equity DuPont analysis और market capitalization. इनमें से ये तो मेरे को पक्का पता है, सी और डी तो सबको पता होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के अंदर कैसे निकालते हैं, नेट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इनटू फाइनेंशियल लीवरेज. और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस. तो C1 D4 से आप 3 और 4 को तो काट दीजिए, 1 और 2 में से ही आंसर होगा. अब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो है, तो बेसिकली एक ऐसी रेशियो है जिसमें आप अपना कुछ प्राइस को लेकर बात कर रहे हो और ये चीज आपको ना ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है. तो ये बेसिकली आपकी है पीई रेशियो डिवाइडेड बाय योर ईपीएस का ग्रोथ रेट, ये रेशियो रहती है ये. तो बताने की कोशिश करती है कि आपका स्टॉक फेयरली प्राइस्ड है या नहीं है. A3 से मैच हो गया. और अल्टमैन जेड स्कोर आपके पास बचा, ये आपका बैंक करप्सी प्रेडिक्शन के लिए आप रेशियोज को इस्तेमाल करके ऐसा प्रेडिक्शन कर सकते हो. तो ये यहां पे हमारी जो मैचिंग बनी इट इज एज पर ऑप्शन नंबर 1. The rate at which company is spending its capital until it reaches profitability is called. तो कंपनी अपनी कैपिटल को खर्च करती जा रही है जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं बन रही है. तो इसका मतलब है कि आप अपनी कैपिटल जो है उसे कम करते जा रहे हो, आप बर्न करते जा रहे हो अपनी कैपिटल को और ये रेट यहाँ पे बर्न रेट बन जाता है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. ये यूजुअली हमें स्टार्टअप्स में देखने को मिलता है. As per accounting standard 22, deferred tax liability arises when. तो जनाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 आपका डेफर्ड टैक्स से जुड़ा हुआ एक स्टैंडर्ड है और यहाँ पे एक तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है और एक एसेट भी होता है. और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक आपकी होती है अकाउंटिंग इनकम और एक आपकी होती है टैक्सेबल इनकम. इनमें डिफरेंस आ जाता है और ये डिफरेंस क्यों आता है मैं भी वो भी आपको बताता हूं जी. तो ये कंपनी का एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसने अपनी सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखे और अपना जो प्रॉफिट है वो प्यारे दोस्तों यहाँ पे निकाल लिया, लेट सपोज 1 लाख का. अब यहाँ पे कंपनी ने कुछ अपनी डेप्रीसिएशन वगैरह जो है वो लेस करी होगी और कंपनी ने जो डेप्रीसिएशन लगाई होगी एज पर दी किसके अकॉर्डिंग, एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 अपनी जो डेप्रीसिएशन है वो माइनस करी होगी. और अभी क्या कर रहे हैं हम, उसका इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अब इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट में आप अपनी जो
प्रॉफिट्स निकालते समय जो डेप्रीसिएशन माइनस करोगे वो कौन सी माइनस करोगे, कंपनीज एक्ट वाली या इनकम टैक्स वाली? सर हम तो इनकम टैक्स एक्ट वाली माइनस करेंगे। तो हमने इनकम टैक्स एक्ट वाली डेप्रीसिएशन माइनस करी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो पता है कितना निकल कर आया? वो निकल कर आया केवल 50,000 रुपए का। तो केवल 50,000 का ही प्रॉफिट निकल कर आया। अब वास्तव में यहाँ पे आप देखिए हो क्या रहा है कि कंपनीज एक्ट में शुरू में कम डेप्रीसिएशन लग रही होगी और इस वजह से शायद आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया। इनकम टैक्स में शुरू में ज्यादा डेप्रीसिएशन लग रही होगी और आपका प्रॉफिट इसीलिए यहाँ पे कम हो गया। अब फ्यूचर में ये चीजें आपकी रिवर्स भी हो सकती हैं, उल्टी भी हो सकती हैं कि कंपनीज एक्ट में बाद में जो आपका डेप्रीसिएशन है वो ज्यादा हो जाए और इनकम टैक्स में कम हो जाए। तो अभी क्या करेंगे, अगर आप अपने 1 लाख पे टैक्स निकालने की कोशिश करेंगे, 30% टैक्स का रेट है तो आपका 30,000 टैक्स बना। और इनकम टैक्स में जो आप एक्चुअल टैक्स पे करेंगे दैट इज ओनली गोइंग टू बी कितना, 50,000 का 30% 15,000। यार आपकी अकाउंट्स में टैक्स लायबिलिटी बनती थी 30,000 की और आपने पे एक्चुअल में कितनी करी है, केवल 15,000 की ही यहाँ पे करी है। और 15,000 जो नहीं पे करी ये आप फ्यूचर में बाद में पे करेंगे, जब फ्यूचर में कोई ऐसा साल आएगा जहां पे आपकी इनकम टैक्स के प्रॉफिट ज्यादा शो करेंगे बिकॉज ऑफ कम डेप्रीसिएशन, और अकाउंट्स के प्रॉफिट आपके कम शो करेंगे बिकॉज ऑफ ज्यादा डेप्रीसिएशन। तो 15,000 का जो आपने नहीं पे किया बेसिकली आप इसे बाद में पे करेंगे, आपने इसे डेफर कर दिया, दिस इज योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये तब अराइज हुई जब आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू योर टैक्सेबल इनकम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अगर केस उल्टा होता तो आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज यहाँ पे प्यारे दोस्तों हो जाता। यहाँ पे आंसर ऑप्शन 2 का होगा। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज, आपको यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग की यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं या फिर वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ना उनको यहाँ पे पीरियड कॉस्ट माना जाता है, उनको आपके स्टॉक में ऐड नहीं करते हैं, प्रोडक्ट में नहीं जोड़ा जाता। बट अगर आप बात करते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम कहते हैं कि देखो जो भी हमारा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग का ओवरहेड है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ ओवरहेड है, हम उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। वो फिक्स्ड है तब भी अपनी प्रोडक्ट का कॉस्ट का पार्ट हम उसे जरूर बनाएंगे। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनते हैं अंडर दी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बट ये पीरियड कॉस्ट होते हैं अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा और यहाँ पे हमने यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।